एसपीपीए ऑनलाइन में आपका स्वागत है। भूगोल की इस यात्रा में मैं फिर से शुभम कुमार उपस्थित हो चुका हूं और हम लोग अभी तक जहां पहुंचे हैं वो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। पिछले कक्षा में इसी टॉपिक के पिछले कक्षा में हम लोगों ने वन के बारे में जाना, वन क्या होता है, वन हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इस पर भी हमने चर्चा किया। और इसी दरमियान हमने चर्चा किया था पारिस्थितिक तंत्र का, और हमने इसके अंतर्गत जाना था कि किस तरह से वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके बाद हमने सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने 5 तरह के वनों को देखा था। ये तो था सघनता के आधार पर। आज हम फिर से वनों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन इस बार आधार होगा प्रशासनिक आधार। तो हम चलते हैं प्रशासनिक आधार पे वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। अब यहीं से पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है, सघनता का आधार तो समझ आया कि घनत्व के आधार पर। अब ये नया टॉपिक प्रशासनिक आधार क्या होता है? तो बिल्कुल आपके मन में प्रश्न आएगा तो हमारे पास उसका उत्तर होगा। अच्छा, पहले इसको समझाने से पहले एक उदाहरण समझते हैं। गांव में बाराती को कभी कंट्रोल किया है? शादी विवाह में नहीं किया है, और किया नहीं होगा तो देखा तो ज़रूर ही होगा ना। और देखे हैं तो उसमें जो बहुत सारे लोग आते हैं और उस लोगों का वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पर? सुविधा के आधार पर। कैसे? जैसे कि नाश्ता बांटना है या खाना बांटना है, किन लोगों को किस तरह का खाना बांटना है, इसके आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता है। उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक बाराती और एक घराती। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, अलग अलग टाइमिंग होता है कि पहले बाराती वाला को देना है फिर घराती वाला। तो ये हुआ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, उसको बांट दिया 2 भागों में। एक बाराती वाला, इनका पहले होना चाहिए, इनका बाद में होना चाहिए। तो इसी तरह से वनों में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मतलब नियम और कानून के लिए बनाने के लिए वनों को प्रशासनिक आधार पर, इसमें सुविधा लाने के लिए प्रशासनिक आधार पर वनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। मुझे लगता है अब ये स्पष्ट हो गया होगा। स्पष्ट हो गया तो इसमें पहला आधार जो है वो है आरक्षित वन। आरक्षित वन अंग्रेजी में बोले रिजर्व्ड फॉरेस्ट। आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें कुछ खास है नहीं, नाम से स्पष्ट है, आरक्षित, रिजर्व किया गया है। अब जितना भी हमारे पास वन संसाधन है उसमें वनों को बचाना हम पहले देखें कि बहुत ज़रूरी है। तो ये वन जो है रिजर्व करके रख लिया गया है। मतलब इस वनों का जो महत्व है ना, वो पर्यावरण के दृष्टि से और मृदा अपरदन को रोकने की दृष्टि से और भी तमाम दृष्टि से इस वनों का महत्व बहुत ही अधिक है। और जिसका महत्व बहुत ही अधिक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घरों में भी जो चीज़ ज़्यादा कीमती होता है उसको क्या करते हैं, अलग से रिजर्व करके रख लेते हैं, सेव करके। जो कपड़ा आपका बहुत अच्छा रहता है उसको रिजर्व करके रखते हैं कि उसको जाएंगे त्यौहार में पहनेंगे। उसी तरह से इस वन को क्या किया गया, रिजर्व कर लिया गया। तो सर रिजर्व के का मतलब क्या हुआ? तो इस वन को कहा गया कि ये रिजर्व है और इसमें आप मानवीय क्रियाकलाप पर रोक लगा दिया गया है। मतलब इस जंगल का आप यूज नहीं कर सकते हैं, इस जंगल से आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, इस जंगल में आप पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, और भी जितने क्रियाकलाप हम वनों से लेते हैं वो इस जंगल से नहीं कर सकते। मतलब वनों से जो फ़ायदा लेते हैं डायरेक्टली फ़ायदा, इनडायरेक्टली तो बहुत सारा चीज़ है, वो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस तरह का जो वन है
वो हमारे देश में जितना प्रतिशत वन है ना, उसका 54% हम लोग क्या किए हैं, रिजर्व रख लिए हैं। तो इसका जो नियम कानून है उसमें हम वनों को नहीं काट सकते हैं, और इस तरह के वन में और वहाँ पे पशुचारण वगैरह नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के वनों का विस्तार ज़्यादातर मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेशों में है। ठीक है। अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है रक्षित वन। रक्षित वन, इंग्लिश में बोले प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब क्या हुआ सर, 54% तो हम लोग रख लिए रिजर्व करके, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। तो क्या हम लोग जो है सभी वनों को रिजर्व ही कर लेंगे, यूज नहीं करना है क्या उसका? जब यूज ही नहीं करना तो फिर किस चीज़ का संसाधन, यूज भी करना है ना। तो हमने कहा कि 54% हम लोग रिजर्व रख लेते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और प्रोटेक्टेड वन जो है इसमें क्या करना है, इसमें कुछ छूट दिया जाता है कि सीमित मात्रा में आप वनों की कटाई भी कर सकते हैं और पशुचारण भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा सीमित मात्रा में कर सकते हैं, व्यापक तौर पर नहीं कर सकते। तो इसमें भी कुछ लॉ होते हैं। और इस तरह के जो वनों का विस्तार है वो है हमारे यहाँ जितने भी वन है उसका 24%। कितना है? 24%, ध्यान रखिएगा। और अब आता है तीसरा और अंतिम। तो तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। इंग्लिश में बोले तो अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड, FOREST, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अब ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, इसमें जो वनों का प्रतिशत है ये है, जो प्रतिशत शेष बच गया वही है 19%। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या हुआ? ये जो आरक्षित वन था और रक्षित वन था, इनसे जितना वन बच गया वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि अवर्गीकृत वनों में आ गया। इन वनों में सरकारी भी होता है, अपना व्यक्तिगत वन भी होता है और सामुदायिक वन भी होता है। और इस वन में इसको कटाई करने के लिए या इसमें पशुचारण करने के लिए कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देखा वनों के वर्गीकरण किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर। तो अब क्या है कि हमने पिछले जब क्लास इसी टॉपिक का पिछला क्लास देख रहा था, आपने नहीं देखा क्या? नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर के खोज सकते हैं इसका लेक्चर 1 पार्ट 1, और नहीं तो वीडियो के अंत में भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल इस कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, 1947 के आंकड़े देखे थे, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो देखे कि वनों का विस्तार कम होता चला गया, और ये कम होता चला गया, ये चिंता की बात थी। लेकिन हम लोग चूँकि कम हुआ तो डॉक्टरी वाला है, बीमारी है तो क्यों हुआ, तो वही बात है, कम हुआ तो क्यों कम हुआ, इसका कारण भी जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि वनों के ह्रास के कारण क्या है। वनों के कारण, वनों के ह्रास के प्रमुख कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों वनों का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब कमी हो रही है। इसमें जो पहला कारण निकल कर आता है वो है विकास। क्या है? विकास। इंग्लिश में बोले तो डेवलपमेंट। जैसे जैसे जब हम आज़ाद हुए तो हमारे देश में डेवलपमेंट की एक होड़ चली, और जैसे जैसे हम डेवलप करते चले गए, डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है कि हमने रेलवे लाइन को तेज़ी से बनाया, हमने सड़क को तेज़ी से बनाया, हमने शहरीकरण किया यानी शहर बसाया नया नया, हमने उद्योग धंधे लगाए, बहुत सारे चीज़ें किए, और इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए वनों की कटाई हुई
और जिससे वन क्या हो गए, कम हो गया। अगर एक आंकड़ा देखें आप, तो आप 19वीं शताब्दी के मिडिल में जाएंगे। 19वीं शताब्दी के मिडिल में यानी कि 1947 से 50 के बीच में अगर आप जाएंगे तो वनों का विस्तार जो था हमारे देश में कितना था, 24%। लेकिन आप 20वीं शताब्दी के आरंभ में अगर आ जाएंगे तो हमारे देश में वनों का विस्तार कितना हुआ, 19% घट के हो गया। ये एक चिंता का विषय था। ये किसके कारण हुआ, डेवलपमेंट के कारण। ये आंकड़े बताती है कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते चले आए, विकास करते चले आए, वैसे वैसे वनों का विस्तार कम होता चला गया। अब इसका दूसरा कारण जो है ये है, इसका दूसरा कारण अगर हम देखें तो ये है कृषि क्षेत्र का विस्तार, कृषिगत भूमि का विस्तार। तो जैसे जैसे समय बीता, जनसंख्या भरी, जनसंख्या बढ़ेगी तो सबको भूख भी लगता है, भूख लगता है तो सबको खाना चाहिए। खाना कहाँ से आएगा, खेती से। और खेती कहाँ होगा, खेतों में। और भूमि संसाधन तो सीमित है, ये बड़ा होने ही वाला नहीं है। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, जंगलों को काटकर खेत बना दिया। और क्या हुआ, जंगल कट गए। तो इससे जो है कृषिगत भूमि के विस्तार से भी जंगल पर क्या हुआ, असर पड़ा। 1951 से अगर आंकड़ा देखें, 1951 से 1980 के बीच में एक आंकड़े के मुताबिक 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया, जो वन था पहले। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कृषिगत भूमि के विस्तार के कारण भी वनों का ह्रास हुआ। इसमें एक और तथ्य है, झूम की खेती के कारण भी वनों के ह्रास में वनों का ह्रास हुआ है। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आएगा, जिज्ञासु मन आ ही जाता है, क्या करें। ये जो है कैसे आएगा, झूम की खेती क्या है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों में जहाँ जनजाति के लोग रहते हैं, यानी आदिवासी टाइप के लोग जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनका अपना कोई ज़मीन उमीन होता नहीं है। वो क्या करते हैं, पहाड़ों पर जो जंगल होती है ना, उसको साफ करते हैं खेती के लिए, ठीक है। और उसको या तो साफ करते हैं काट कर, या तो फिर आग लगा देते हैं उसमें। और आग लगाने के बाद वो जल जाता है। तो जितना दूर जलता है ना, उसको क्या करते हैं, साफ ऑफ करके उसमें फर्स्ट क्लास खेती करते हैं। और चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में है, मृदा अपरदन होता रहता है। इसी सब के कारण क्या है कि 1 या 2-3 वर्षों में वो खेत जो है उनका अनउपजाऊ हो जाता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, देखिए नाम है स्थानांतरित कृषि, यानी स्थानांतरण हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ खेत था, यहाँ फसल उगा रहे थे, यहाँ अनउपजाऊ हो गया। अब क्या किए, चलो यहाँ पे जो है जंगल है तो इसको हम लोग काट देते हैं, इसमें आग लगाया और फिर यहाँ पे खेत बना दिया, इसको छोड़ दिया। तो इस तरह से ये लोग क्या किए, जंगल काटते गए और खेती करते गए। हालांकि जो ये चीज़ छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे फिर से जंगल हो जाता है, लेकिन इसमें समय लगता है काफ़ी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस स्थानांतरित कृषि से भी जंगलों का बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है। इसी स्थानांतरित कृषि को झूम की खेती या बर्न की कृषि या फ्लैश कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में होता है ना। अब इसका जो तीसरा कारण है वो है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, देखिए कारण आप याद रखें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में भी आपको जो है सुविधा होगा, है ना। इस तरह से जो आप रखेंगे याद, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ही अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे फैक्ट्स हैं उसको हम समझ के पढ़ते जा रहे हैं। तो समझना रटना से बेहतर उपाय है। नदी घाटी परियोजना,
आपने हम लोग पिछले जल संसाधन में पढ़े हैं, नदी घाटी परियोजना नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए जल संसाधन का। उसमें क्या है, नदी घाटी जब परियोजना बनती है मतलब इसमें क्या होता है, नदियों पर बांध बनता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में बनता है। इसमें भी नदियों में जब बनता है तो वनों की कटाई होती है, और वनों की कटाई होती है तो इससे भी वनों का ह्रास हुआ। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर जो वन है वो नदी घाटी परियोजना के कारण समाप्त हुआ। 5000 वर्ग किलोमीटर वन। अब इसका चौथा एक कारण है वो बड़ा अजीब टाइप का, ये है व्यापारिक वृक्षारोपण। क्या है? व्यापारिक वृक्षारोपण। अब आप कहेंगे सर इसमें तो वृक्षारोपण है, अब वृक्षारोपण वृक्ष वन को कैसे वृक्षारोपण से वन कैसे समाप्त होगा? तो ध्यान से देखिए, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है व्यापारिक वृक्षारोपण। इसमें क्या हुआ, इससे प्रत्यक्ष रूप से वनों का ह्रास तो नहीं होता है, लेकिन वन की जो विविधताएं हैं ना, वन में जितने तरह के प्राणी मतलब उपजातियां हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही तरह का वन है, तो उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, संगम है बहुत सारे पेड़ पौधों का। अगर हम एक आंकड़ों की बात करें तो लगभग हमारे देश में 4700 वनस्पति प्रजातियां हैं। कितना? वनस्पति प्रजातियां हैं। कितना प्रजाति है? 4700 वनस्पति प्रजातियां हैं। इसमें व्यापारिक वृक्षारोपण में क्या हुआ, जिस वनों से हमको फायदा होने लगा उसी तरह के पेड़ हम लगाने लगे। जैसे अगर आप दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ सागवान की लकड़ी महंगा बिकने लगी, तो लोग क्या किए, पेड़ वृक्षारोपण के नाम पर क्या किए, सागवान लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, वृक्षों के प्रजातियों की जो विविधता थी ना वो खत्म हो गई। और हम लोग इकोसिस्टम में पहले ही पढ़ चुके हैं कि विविधता कितना महत्वपूर्ण है। केवल एक ही तरह के जीव रहने से या केवल एक ही तरह के पौधे रहने से इकोसिस्टम नहीं बनेगा, तो हमें सभी तरह के पेड़ पौधे, सभी तरह के सभी प्रजातियों के जीव जंतु का होना आवश्यक है। तो व्यापारिक वृक्षारोपण से प्रत्यक्ष रूप से वन का ह्रास नहीं होता है, लेकिन वनस्पति प्रजाति जो होता है, अनेक अनेक किस्म के जो पौधे होते हैं उसका ह्रास होता है। इसी में एक बहुत उल्लेखनीय चीज़ है हिमालय यव संकट। अब देखिए, व्यापारिक दृष्टि से जब वनों का यूज होने लगता है तो लोग उसी तरह के वन हिमालय के क्षेत्र में जो है लोग चीड़ का पौधा ज़्यादा लगाने लगे, और उसी के कारण जो है पेड़ ज़्यादा लगाने लगे, उसी के कारण जो है अन्य प्रजाति के वन जो है विलुप्त होने लगा। अब हिमालय यव का संकट, यहाँ पे एक स्पष्ट चर्चा हुआ कि हिमालय यव संकट ये क्या है। हिमालय यव, हिमालय यव ये एक तरह के चीर प्रकार का पौधा है, यानी चीर एक पेड़ का नाम है, तो चीर की तरह का ही एक पेड़ है। और इससे क्या होता है, इसके जो छाल होते हैं ना, जो दरअसल सिनकोना होता है, सिनकोना का जो छाल होता है ना, इससे एक चीज, एक रसायन निकलता है, इसका नाम है टेक्सॉल। क्या नाम है? टेक्सॉल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में निश्चित तौर से पूछा जाता है। टेक्सॉल किससे निकलता है? सिनकोना के छाल से, या एक चीर, हिमालय यव भी कह सकते हैं, या एक चीर प्रकार के वन से। और इस टेक्सॉल का क्या होता है सर? इस टेक्सॉल का उपयोग कैंसर का दवाई बनाने में किया जाता है। कैंसर का दवाई बनाने में किया जाता है। अब जैसे ही ये बात पता चला, और ये जो चीज़ें हैं हिमालय यव, ये हिमालय में पाए जाते हैं, तो इसका जो है दोहन होना शुरू हुआ। एक तो इसका नुकसान हो गया, ये संकट में आ गया, ये पेड़, इस पेड़ में धीरे धीरे कटना शुरू हुआ, लोग काटना शुरू कर दिए इस पेड़ को, इस छाल को, और धीरे धीरे ये समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया। दूसरा कारण ये भी है कि इसके कारण क्या है, ये पेड़ लोग ज़्यादा लगाने लगे और अन्य पेड़ जो है काट कर इसी को लोग लगाने लगे। तो इस तरह से भी ये जो संकट है हिमालय यव का संकट इसमें आ जाता है। अब जब ये जो जंगल समाप्त हो रहे हैं, तो चूँकि वन एवं वन जीव, वन प्राणी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जब वन खत्म हो रहा है तो वन प्राणी का खत्म होना लाजमी है।
क्योंकि वो उसका घर है और वो भी ख़त्म हो रही है। अगर एक आंकड़ों की हम बात करें तो हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीव की प्रजातियां हैं। कितना है? 81,000, जिसमें से 477 प्रजातियां, आपको आश्चर्य होगा, प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। 477 प्रजातियां क्या है? विलुप्त हो चुकी है। और आश्चर्य तो तब होगा कि 2253 प्रजातियां जो है वो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, 8100 वनस्पति प्रजाति हैं, वन्यजीव प्रजाति हैं, और 477 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, और 2253 प्रजातियां या उपजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। और ये वन्यजीव विलुप्त होगा तो संकट पृथ्वी पर आएगा, यानी इकोसिस्टम पर आएगा, और इकोसिस्टम पर आएगा तो हमारे जीवन पर भी आएगा। तो जब वन्यजीव समाप्त हो रहे हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं कि वन्यजीव समाप्त होने का क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो है मानवीय प्रभाव। इसके ऊपर में मानव का जो हम लोग हैं इसका मुख्य कारण, और हम लोगों के कारण ही ये जो वन्यजीव हैं, बहुत सारे प्रजातियां हमने जो पढ़ा है 2200 के आसपास जो वन्यजीव प्रजातियां हैं वो ख़त्म होने के कगार पर हैं। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप है इनके जीवन में। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई वन्यजीव समाप्त होने के में मानवीय प्रभाव का क्या कारण है। तो अब टॉपिक है वन्यजीव के ह्रास में मानवीय प्रभाव का कारण। क्योंकि मानवीय प्रभाव के कारण वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक बहुत अच्छा मैंने न्यूज़ देखा था कि उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा में जो समुद्र तट है, तो इस समुद्र तट पर दिखा था कि लॉकडाउन में चूँकि आदमी अब नहीं जाता है वहाँ पे, तट का मतलब बीच पे लोग पहले जाते थे घूमने, तो अभी नहीं जा रहे हैं। इससे क्या, बहुत सारे समुद्री कछुआ जो हैं वो अपने प्रजनन के लिए, अंडा देने के लिए किनारे पर आए हैं, बहुत सारे, हजारों की संख्या में। मतलब मानव का प्रभाव कम होते ही ये लोग जो हैं, पहले क्या होते थे वहाँ हमेशा एनी टाइम मानव रहता था तो वो लोग डर से आते ही नहीं थे। तो इस तरह से मानव का प्रभाव के कारण ही वन्य जीव जो में ह्रास हो रहा है। इसका जो पहला कारण है ये है प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण। इनके जो प्राकृतिक आवास हैं, आवास पर अतिक्रमण। अब वन्य जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? इनके प्राकृतिक आवास हैं नदियाँ, इनके प्राकृतिक आवास हैं समुद्र, इनके प्राकृतिक आवास हैं जंगल। इन सब के पर क्या किया हम लोगों ने? अतिक्रमण कर लिया है। हमने समुद्रों में भी बहुत सारे प्लांट लगा दिए हैं, हम जंगल को भी काट रहे हैं। हमने क्या किया है कि नदियों पर भी को भी प्रदूषित कर दिया है, इस पर अतिक्रमण कर दिया। तो किसी के घरों पर अगर आप अतिक्रमण करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कहाँ जाएगा? खत्म होने की कगार पर ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये खत्म होने का कगार पर आ गया मानवीय प्रभाव के कारण। दूसरा है प्रदूषण। हम लोग जितना भी डेवलपमेंट किए हैं, इससे जो प्रदूषण हुआ इसका डायरेक्ट इफेक्ट वन्य जीवों पर पड़ा। कैसे? प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है ना। प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, यही प्रदूषित पानी वन्य, हम लोग तो आरओ लगा के पी लेते हैं, ये वन्य जीव वही नदियों का प्रदूषित पानी पीते हैं। जिससे क्या होता है? इसका प्रजनन क्षमता प्रभावित होता है, और इसकी जो आने वाली अगली पीढ़ी होती है
वो दूसरे टाइप से बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, या तो अपने आप को इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है, या प्रदूषण के कारण ही जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो हम लोग एसी लगा लेते हैं। ये लोग कहाँ से लगाएंगे? तो इन लोगों का जो प्रजनन क्षमता और जीवन क्षमता खतरे में पड़ गई है, और इससे भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। उसके बाद है तीसरा और इम्पोर्टेंस है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ, जैसे हम मनुष्य क्या किए, अपने आर्थिक लाभ के लिए इन पशुओं को पकड़कर बेचना शुरू कर दिया। रंग बिरंगी तितलियाँ, पंछियों और बहुत सारे जानवर जिनके खाल या हड्डियाँ बिकती हैं मार्केट में, वो हम लोगों ने क्या किया, बेचना शुरू कर दिया मार मार के। और उसके कारण क्या हुआ, इनका ये लोग विलुप्त होने लगे। और हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रोक है, आगे हम कानून के बारे में बात करेंगे कि संवैधानिक क्या है, इसके सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। फिलहाल तो हम लोग इनके संकट पर चर्चा कर रहे हैं कि इस पर संकट क्यों और कैसे आ रहा है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको संरक्षित करने के लिए क्या किया जाएगा। तो आर्थिक लाभ के कारण लोग क्या किए, हम लोग अपना स्वार्थ के लिए इनको मारना शुरू कर दिया, है ना। और इसका जो है तस्करी, आप हमेशा न्यूज़ अगर आप देखते हैं रेडियो पर, तो आप सुनते हैं कि करोड़ों के हाथी दांत के साथ धराया 5 तस्कर, है ना। सांप के जहरीले विषों के 5 करोड़ के अभी आज न्यूज़ सुने थे 1 महीना पहले कि सांप के जहरीले विषों के विष, मतलब 5 करोड़ के जहरीले विष के साथ, एनाकोंडा के जहरीले विष के साथ एक तस्कर धराया। अब आपको आश्चर्य होगा कि विष सांप का जो है वो भी तस्करी होता है, सांपों को मारकर उसका जहर निकाल कर। हालांकि इसका उपयोग दवाई बनाने में होता है, लेकिन तस्करी किया है। तो और इस तस्करी का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है चीन का मार्केट। चीन में बहुत सारे जंगली जीवों को मार करके एक तो खाया भी जाता है, और दूसरा जो है व्यापारिक तौर पर यूज किया जाता है, उसके चमड़े का, उसके दांत का, उसके हड्डियों का। तो आर्थिक लाभ के कारण भी हम लोगों ने इन वन्य जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए। तो ये तो हुआ कि इसका जो है वनस्पति के ह्रास में मानवीय प्रभाव का क्या क्या कारण था। तो ह्रास हो गया। अब बात करेंगे संरक्षण की। संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए, हम बात करते हैं प्राचीन समय की। प्राचीन समय में इतिहास में अगर हम जाएं तो उस समय में भी वनों के संरक्षण के कई सारे उपाय थे। आप अशोक के शासनकाल को अगर देखेंगे तो उसके जो शिलालेख हैं उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भी प्राकृतिक संरक्षण के लिए, वनों के संरक्षण के लिए काम करवाए थे। उसके बाद अगर आप मध्यकालीन भारत में चले हैं, मुगल साम्राज्य को देखें, तो मुगल साम्राज्य में आप बाबर और जहांगीर के जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं उसको देखकर भी, उसको पढ़कर भी लगता है कि इन्होंने भी वनों के संरक्षण या वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्य किए थे। शिकार वगैरह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वन्यजीवों के शिकार वगैरह पर। तो ये तो ही इतिहास की बात। अब हम बात करेंगे आधुनिक समय का, आज क्या हो रहा है। तो आज नए तरीके से संरक्षण की बात हो रही है। सबसे पहली बात कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले देखता है कि बीमारी कौन सा है, किस अंग में है, उस तरह से इलाज किया जाता है। इसी तरह से जब आज संरक्षण की बात हुई तो सबसे पहले चर्चा ये हुई कि पहले पता तो करो कि कौन कौन इतने जो प्रजाति हैं, 8100 या 4700 इतने जो प्रजाति हैं, इसमें किस किस प्रजाति पर खतरा है और कौन कौन से प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। और उसके बाद संरक्षण की हम बात करेंगे, कैसे संरक्षण किया जाएगा। तो सबसे पहले इनमें जो हमारे भारत में 1970 में, ध्यान रखिएगा, 1970 में इसी क्रम में एक था BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI और FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर क्या किया, एक बुक तैयार किया जिसका नाम था रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक।
और इसी क्रम में एक और बुक तैयार किया जिसका नाम था ग्रीन डाटा बुक। ग्रीन डाटा बुक, ये दोनों क्या है? परीक्षा में सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी। दरअसल रेड डाटा बुक वो है जिसमें जो प्रजातियां, सामान्य प्रजातियां, मतलब पेड़ पौधों की सामान्य प्रजाति का मतलब जो हमारे आसपास उपलब्ध है, जिसको हम लोग देखते हैं, उस सामान्य प्रजातियों में कौन कौन से प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो गया है या विलुप्त होने वाली है, उसका जो है एक इस रेड डाटा बुक में आकलन लिखा जाता है कि अमुक 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 प्रजातियां जो है विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे काला हिरन, ये सब विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे मगरमच्छ वगैरह हो गया, घड़ियाल वगैरह हो गया, ये विलुप्त हो गया है। तो इस तरह से इसको एक सीरियल वाइज किया जाता है और इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, इस पर भी इसमें चर्चा होता है। अब ग्रीन डाटा बुक क्या है सर? तो ये है असाधारण प्रजातियों के लिए, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं ना, जो ये मैंने पहले बताया कि साधारण प्रजाति के बारे में डाटा है इसमें, जो हमारे आसपास दिखते हैं। ये दुर्लभ प्रजाति पहले से ही बहुत कम है, असाधारण है ना। जिस तरह से संजीवनी बूटी असाधारण था हिमालय पर खोजना, मतलब हर जगह नहीं मौजूद था, उसी तरह से इस तरह का इसमें बहुत सारे पौधे हैं जो असाधारण है, साधारण नहीं है। उस पौधे का भी ह्रास हो रहा है, वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो ऐसे पौधे या जानवरों को ग्रीन डाटा बुक में क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए? तो था भारत के प्रयास, विश्व स्तर पर भी इसके प्रयास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ही घट रहा है, विश्व में भी घट रहा है। तो ये है IUCN, एक एजेंसी था IUCN, जो बाद में चलकर WCU हो गया, जो बाद में चलकर WCU, विश्व संरक्षण संघ, इसको कहते हैं विश्व संरक्षण संघ, यानी कि वर्ल्ड कन्वर्जन यूनाइटेड। तो ये क्या किया, इसने क्या किया, सबसे पहले ये जो जंतु हैं या प्राणी हैं, वन और या वन्यजीव हैं, इसको फिर से वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? संकट के आधार पर, किन तरह के प्राणी में कितना संकट है। और इस वर्गीकरण में ये जो क्या है, IWCU ने क्या किया, इसको वर्गीकरण किया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्गीकरण हुआ WCU के अनुसार। तो WCU यानी वर्ल्ड कन्वर्जन यूनियन, इसके द्वारा ये 5 तरह से प्रजातियों, 6 तरह से प्रजातियों का वर्गीकरण किया। इसमें पहला था सामान्य प्रजातियां। सामान्य प्रजातियां, मैंने पहले ही बताया है कि संरक्षण से पहले इसका वर्गीकरण होगा कि कौन कौन से प्रजाति पर खतरा है, तभी हम उस प्रजाति को पहले नोटिफाई करेंगे कि कौन कौन से प्रजाति पर खतरा है, तभी हम उसका, जैसे अभी कोरोना में पहले नोटिफाई करता है कि किस किस को लक्षण है, उसी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर डिनोट करेंगे कौन कौन से प्रजाति ठीक ठाक है, कौन कौन से खतरे में है। तो इसको पहले वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर एक्शन लेंगे कि उसको बचाने के लिए काम किया जाना चाहिए। सामान्य प्रजातियाँ, ये वैसे प्रजाति हैं जिसका पृथ्वी पर जितना मात्रा में होना चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में है, इस पर कोई भी संकट वर्तमान में नहीं है। ऐसे प्रजातियां क्या है? सामान्य प्रजातियां। इसके अंतर्गत जैसे पशु, इसके अंतर्गत पशु बहुत सारे, और साल का जो वृक्ष है, साल का वृक्ष, चीर आदि जो है आते हैं। साल का वृक्ष, चीर, तो इस तरह के जो है वनस्पति या वन्यजीव आते हैं। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, इसके अंतर्गत वैसे प्रजातियों को रखा गया जिसकी संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। मतलब वर्तमान जो उसका परिस्थिति है उसके अनुसार से इसकी संख्या लगातार
कम होती जा रही है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जो है विलुप्त हो जाएगा, है ना। और इसके अंतर्गत जो है जो जीव हैं मुख्यतः बहुत सारे हैं, लेकिन हम नाम ले रहे हैं काला हिरन। काला हिरन, सलमान खान याद है ना, काला हिरन को मारने के चक्कर में ही जेल गए थे, है ना। बाद में हालांकि वो हो गया रिकवरी, मतलब छूट गए, उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन काला हिरन समझ रहे हैं, विलुप्त संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब ये कभी भी विलुप्त हो सकता है। तो इसीलिए इस पर संरक्षण है, इस पर आपको नहीं मार सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन बात करेंगे बाद में। तो इसके अंतर्गत आता है काला हिरन, मगरमच्छ। मगरमच्छ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, है ना। उसके बाद भारतीय जंगली गधा, ऐसे वाला गधा तो देख लिए हैं, भारतीय जंगली गधा भी देख लीजिए स्क्रीन पर, है ना। उसके बाद जो है गेंडा। गेंडा तो सभी लोग जानते हैं ना, गेंडा देखे ही होंगे। अच्छा नहीं देखे, कोई बात नहीं, पिक्चर में देख लीजिएगा गेंडा। उसके बाद एक संगाई होती है, ये मणिपुरी हिरन होता है, संगाई। इसका भी फोटो हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है ना। तो संगाई एक्चुअली ये मणिपुरी हिरन है। तो इस तरह की प्रजातियाँ क्या है, संकटग्रस्त हैं, यानी ये कभी भी समाप्त हो सकती हैं। तो इसमें इस तरह के प्रजातियों को रखा गया। अब बात करते हैं तीसरा जो प्रजाति था, इसका नाम था सुभेद्य। सुभेद प्रजातियां, सुभेद प्रजातियां, देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो नाम है इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो सुभेद प्रजातियां, हाँ ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। अगर इस पर भी ध्यान नहीं, इसकी संख्या ठीक है अभी लेकिन घट रही है, तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव भी इस वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। और इस कैटेगरी में अभी कौन कौन से जीव हैं, ये हैं नीली भेड़। नीली भेड़ देखें नहीं तो देख लीजिए, दिख रहा है सामने, है ना। उसके बाद एशियाई हाथी, तो ये जो अपने लोग हाथी देखते हैं ना, यही वाला है, और अफ्रीकी हाथी अलग होता है, एशियाई हाथी। उसके बाद है गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन नहीं देखे तो देख लीजिए, अभी दिख रहा है गंगा की डॉल्फिन। और एक बात ध्यान रख लीजिए, गंगा की जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय पशु है, क्या है, बाघ, तो उसी तरह से राष्ट्रीय जलीय जीव, मतलब जल में रहने वाला राष्ट्रीय जीव कौन सा है, गंगा की डॉल्फिन है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डॉल्फिन आप देख लीजिए मेरे, ठीक है। तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं ये सुभेद्य में आती है, यानी कि इसकी संख्या में लगातार कम हो रही है, और इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाएंगे। अब है दुर्लभ प्रजाति, क्या है, दुर्लभ। चौथा दुर्लभ प्रजातियां, तो इसके अंतर्गत वैसे प्रजातियां हैं जो पहले से ही दुर्लभ है, मतलब बहुत कम मात्रा में है, तो इसको भी एक इस कैटेगरी में रखा गया, जो बहुत दुर्लभ है। ये आसानी से नहीं मिलता था पहले भी, अभी भी नहीं मिलता, तो इसको भी बचा के, तो आप पहले से ही कम है, इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। पांचवा आते हैं, पांचवा हमारा है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियां का मतलब हुआ ये जनरली हर जगह नहीं होते हैं, क्षेत्र विशेष में होते हैं ये वाले चीज़। स्थानिक जातियों के अंतर्गत वैसे वन्य जीव को रखा गया जो किसी क्षेत्र विशेष में खास तौर पर पाए जाते हैं, वो स्थानीय है, वो हर जगह नहीं पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर उदाहरण बता दीजिए, तो उदाहरण बता देते हैं, अंडमानी टील। अंडमानी टील आपको ऊपर में दिख रहा होगा, अंडमानी टील, ये अंडमान में पाए जाते हैं। उसके बाद है निकोबारी कबूतर, तो कबूतर तो हम सब लोग देखे हैं, लेकिन निकोबारी कबूतर एक बार देख लीजिए कैसा होता है ना। तो ये सब क्या है,
स्थानिक जातियाँ, ये उसी निकोबार में ही पाए जाते हैं और भारत के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद है अंडमानी जंगली सूअर, अंडमानी जंगली सूअर। तो इन पर उतना संकट है नहीं, लेकिन इनको भी लिस्टेड करके रखें कि ये चीज़ें उस क्षेत्र में है, और बहुत दिन के बाद सर्वे होगा देखेगा ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये विलुप्त हो रहा है, तो इसको भी संरक्षण की बात किया जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, देख लीजिए ऊपर अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। तो ये सब क्या है, स्थानिक जातियां हैं। और उसके बाद है लुप्त जातियां। पांचवा की अगर हम बात करें, पांचवा लुप्त जातियां। और लुप्त जातियों के अंदर मतलब ये सब लुप्त हो गए हैं, ये सब बचा हुआ नहीं है। इसका जो हम बात करें तो एशियाई चीता, इसमें वही चीज रखे जाते हैं, एशियाई चीता। फोटो दिख रहा है ना, देख लीजिए। उसके बाद गुलाबी सर वाला बत्तख, गुलाबी सर वाला बत्तख। उसके बाद क्या है, डोंडो पक्षी, सब दिख रहा है। ये और बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही है, और बहुत सारे हैं। तो एशियाई चीता दिख रहा है, गुलाबी सर वाला बत्तख और डोंडो पक्षी, ये सभी जो है विलुप्त हो चुके हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे थे वन्य जीवों का ह्रास, वन का ह्रास और वन्य जीवों का ह्रास कैसे हुआ, और कौन से और इसके संरक्षण के लिए सबसे पहला उपाय जो था वो था इसको लोकेट करना कि कौन से वन्य जीव या कौन से प्राणियाँ जो हैं वो संकटग्रस्त हैं, किस कैटेगरी में है। तो पहले कैटेगराइज करना, पहले लोग पता लगाना कि किस पर संकट है, उसके आधार से इसका प्लानिंग किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, पता लगा लिया है कि किस किस पर जो है संकट है, संकट की स्थिति है, और किसका किसका संरक्षण किया जाना है। आज इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या जो भी हैं, इसको बचाने के लिए विश्व में और भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे एक्स सीटू प्रयास और इन सीटू प्रयास क्या हैं, और बात करेंगे अभयारण्य के बारे में, बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, ये सब चीज़ें क्या है, और इसको विस्तार से जानेंगे। तब तक आज की इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, लेकिन आप रुके रहिए, क्योंकि आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इसको कर दीजिए और फिर विराम के साथ आप भी आराम कीजिए।